Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Ariba Fatma, and today we will discuss some important topics from AHUM 110. So, first of all, we will discuss about the ancient Greek civilization. Ancient Greek civilization is considered as the cradle of Western civilization. यानी ग्रीक civilization जो है इसको the birth place of democracy कि जमहूरियत का आगाज़ भी यहीं से हुआ था। फिर इस तरह से जो ओलंपिक गेम्स थी उनके बारे में भी कहा जाता है कि सबसे पहले ये ग्रीक्स ने स्टार्ट की थी। फिर इनके मैग्निफिसेंट टेम्पल्स थे। फिर इनकी फ़िलॉसफी जो है वो आज तक दुनिया में मशहूर है, जस्ट लाइक एरिस्टोटल था, प्लेटो था, फिर इनका सोक्रेट्स था, डिफरेंट हैं। फिर इस तरह से इनका जो अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी और इन्वेंशंस में आर्किमीडस आता है। डिफरेंट पाइथागोरियन थ्योरम भी इन्हीं की तरफ से था। सो ये लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट थे इन द इन्वेंशंस, इन द डिस्कवरीज एंड इन फिलोसफी एंड एस्ट्रोनॉमी। तो हम इनके बारे में आज डिस्कस करेंगे, इनके सेलिएंट फीचर्स के बारे में। सो यहाँ पे आप लोगों को एक ग्रीक सिटी का थोड़ा सा ओवरव्यू दिया जा रहा है कि ये टॉप पिक्चर आप देख सकते हैं कि किस मतलब इस तरह इस टाइप की होती थी जो एंशियंट ग्रीक सिटीज़ होती थी। देन कम्स द ओरिजिन ऑफ ग्रीक्स। जो एंशियंट ग्रीक्स हैं इन्होंने ऑलमोस्ट 800 BC में फर्स्ट सेटलमेंट बनाई थी। कहाँ पे? जहाँ पे आजकल एजियन सी है, तो उसी की साइड्स पे, उसी के अराउंड द एशियन सी जो लैंड था वहाँ पे ग्रीस का मेन लैंड और उनके जो आइलैंड थे डिफरेंट एशियन सी के आसपास के, तो वहाँ पे एंशियंट ग्रीस जो थे वो उनकी जो फर्स्ट सेटलमेंट थी वो वहाँ पे थी। और कुछ जो था वो एशिया माइनर के वेस्टर्न कोस्ट के पास भी। ये फिर आपको यहाँ पे एक मैप नज़र आ रहा है। ये बेसिकली एंशियंट ग्रीक्स का मैप है जिसमें आप लोगों को नज़र आ रहा है ये मैकेडोनिया का इलाका है जिसे हम मकदूनिया भी बोलते हैं। और फिर यहाँ पे एम्प्टी ओलंपस या माउंट ओलंपस है, ओलंपस जो कि इनका ख्याल था कि यहाँ पे हमारे जो खुदा हैं वो रहते हैं। फिर इसी तरह से बल्कान पेनिसुला और ग्रीस का जो मेन इलाका है, फिर इस तरह से डेल्फिया है और डिफरेंट और इलाके हैं यहाँ पे थीब्स, एथेंस, स्पार्टा, ये सारे आपको नज़र आएंगे। तो ये इनकी मेन सिटी स्टेट्स थी। फिर अगर ज्योग्राफी को देखा जाए तो जो एंशियंट ग्रीक्स हैं इनकी बाउंड्रीज मॉडर्न डे टर्की, बल्गेरिया, अल्बानिया और मैकेडोनिया उनके साथ मिलती थी, लगती थी। जो अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसे हम बहुत ज़्यादा जानते हैं और पढ़ते हैं जिसके बारे में, वो भी मैकेडोनिया में पैदा हुआ था, मकदूनिया जिसे हम बोलते हैं। जो एंशियंट ग्रीक था अगर उसको देखा जाए कि वो वाटर के साथ कितनी साइड से सराउंडेड था बाय वाटर, तो इसके ईस्ट पे एशियन सी था, इसके साउथ पे मेडिटेरेनियन सी था और वेस्ट पे आयोनियन सी था। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दिस स्लाइड यहाँ पे जो इसकी वेस्टर्न साइड है, दिस वन, यहाँ पे आपको ये आयोनियन सी नज़र आ रहा है। फिर इसी तरह से एक साइड पे इसके मेडिटेरेनियन सी है और एक साइड पे इसके एजियन सी है और यहाँ पे आपको सी ऑफ क्रेट भी नज़र आ रहा है। फिर आपको जो माउंट ओलंपस का इलाका है वो यहाँ पे मैकेडोनिया और ग्रीस में नज़र आएगा आपको, नियर अल्बानिया एंड मैकेडोनिया। फिर अगर इसके जोग्राफिकल फीचर्स को डिस्कस किया जाए तो यहाँ पे अबाउट 80% ऑफ द लैंड ऑफ एंशियंट ग्रीस कंसिस्टेड ऑफ माउंटेन्स, यानी यहाँ पे पहाड़ बहुत ज़्यादा थे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनके पहाड़ थे इनमें पिंडस माउंटेन एंड माउंट ओलंपस आता है। माउंट ओलंपस तो इनका एक रिलीजियस किस्म का माउंटेन था, तो इसको बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है एंशियंट ग्रीक्स की हिस्ट्री में। फिर इसके साथ साथ जो माउंटेन्स थी उनका एक इम्पॉर्टेंट काम ये था कि ये सिटी स्टेट्स को सेपरेट करती थी और यही काम इनके आइलैंड्स और सीज़ भी करते थे कि इनकी जो सिटी स्टेट्स थी उनको आपस में डिफ्रेंशिएट करते थे, सेपरेट करते थे। यहाँ पे आपको माउंट ओलंपस का एक इमेज नज़र आ रहा है। ये हाईएस्ट माउंटेन इन ग्रीक्स है और ये प्लेस ऑफ देयर गॉड्स है अकॉर्डिंग टू देयर बिलीव्स कि उनके खुदा यहाँ पे रहते थे क्योंकि ये सबसे ऊंची जगह थी या सबसे ऊंचा पहाड़ था, तो ग्रीक्स के ख्याल में उनके खुदा यहीं पे रहते थे। देन कम्स द क्रेट। क्रेट इज़ द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ ग्रीस।
यहाँ पे ये ग्रेड का इमेज आपको दिखाया गया है। फिर इसके बाद उनकी 4 मेजर डिवीजन्स थी। उनके अगर एरास को डिवाइड किया जाए तो हम जो हिस्टोरियंस करते हैं नॉर्मली, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स द आर्काइक पीरियड, जो कि 8th सेंचुरी BCE से 5th सेंचुरी BCE यानी 300 साल का अरसा है। लेकिन आप रिवर्स चलेंगे इस काउंटिंग से, क्योंकि यहाँ पे हम BCE की बात कर रहे हैं। और इस एरा में क्या था जी, इट वाज नोन फॉर इट्स आर्ट, आर्किटेक्चर, फिलॉसफी, और ये बहुत ही ज़्यादा जो एक आर्ट, आर्किटेक्चर और फिलॉसफी का अरूज का दौर था इनके ग्रीक्स की हिस्ट्री में। देन कम्स द क्लासिकल पीरियड, यहाँ पे 5th to 4th सेंचुरी BCE, मतलब ये तकरीबन 1 से 1.5 सेंचुरी का अरसा है जिसमें ये क्लासिकल पीरियड ग्रीक्स का चलता है। और इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, इनके वॉर्स हुई, साथ ही साथ आर्टिस्टिक और इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स भी इन्होंने की। फिर इसके बाद आता है जी इनका गोल्डन एज, जिसमें मोस्टली द गोल्डन एज ऑफ एथेंस है। एथेंस वो सिटी स्टेट जहाँ पे डेमोक्रेसी का आगाज़ हुआ था। उनकी वहाँ पे जी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है और कल्चरल फ्लरिशिंग, यानी उनका कल्चर जो है वो फ्लरिश करता है और वो अरूज पे पहुँचता है। फिर इसके बाद आता है लेटर क्लासिकल पीरियड, जिसमें ये एक हाई पॉइंट ऑफ एंशियंट ग्रीक पेंटिंग है, यानी यहाँ पे इनकी जो मुसव्वरी का फ़न था वो बहुत ज़्यादा अरूज को पहुँचा। देन हियर कम्स अ पेंटिंग बाय द एंशियंट ग्रीक्स, आप लोग देख सकते हैं कि ये लेटर क्लासिकल पीरियड की एक पेंटिंग है। फिर इसके बाद अगर हम इनकी सिटी स्टेट्स को देख लें तो यहाँ देयर वर 1000+ सिटी स्टेट्स, बट द मेन वर एथेंस, स्पार्टा, थीब्स, रोड्स एंड एलिस। बहुत ज़्यादा थी इनकी सिटी स्टेट्स, अबाउट 1000+ थी इन नंबर, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो ये 5 हैं। और अगर इनमें से भी देखा जाए तो जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं, इसमें 2 सिटी स्टेट्स हैं वो हमेशा एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट में आएंगी या एक दूसरे के ओपोजिशन में आएंगी, तो वो एथेंस और स्पार्टा हैं। फिर इसके बाद है कि इनका जो कल्चर था सब सिटी स्टेट्स का वो ऑलमोस्ट सेम था, इनकी लैंग्वेज भी एक थी, लेकिन गवर्नमेंट सिस्टम इनका इंडिपेंडेंट था, इनका इकोनॉमिक सिस्टम जो था वो इंडिपेंडेंट था, और ये एक दूसरे के अंदर किसी भी तरह से जम नहीं थी, बिल्कुल इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स थी। फिर अगर एथेंस की बात की जाए तो जो एथेंस है इट इज़ अ हिस्टोरिकल सिटी और ये ग्रीस का कैपिटल था। इट वॉज अ बर्थ प्लेस ऑफ ग्रीक सिविलाइजेशन, और साथ ही साथ यहाँ पे क्योंकि डेमोक्रेसी का आगाज़ यहाँ से हुआ था तो इट वॉज द बर्थ प्लेस फॉर द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑल्सो। यहाँ पे ये आपको एथेंस की एक सिटी का दिखाया जा रहा है। देन कम्स द स्पार्टा। स्पार्टा वॉज द मोस्ट पावरफुल सिटी स्टेट। ये लोग बहुत ज़्यादा जंगजू किस्म के थे, एंड इंटायर कल्चर बेस्ड अपॉन द वॉर्स, फेमस फॉर इट्स पावरफुल आर्मी। ये लोग बच्चों को और किसी भी किस्म की तालीम और तरबियत नहीं देते थे, जस्ट जंग सिखाते थे, और फिज़िकल ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देते थे। और जो यहाँ पे मोड ऑफ गवर्नमेंट था वो ओलिगार्की था। ओलिगार्की का मतलब होता है कि एक बहुत ही स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि बाकियों से लड़के या वैसे उन पर किसी भी तरह से डोमिनेंट होके, तो वो एक बहुत ही स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल जब हुकूमत करता है तो उसे हम ओलिगार्की का नाम देते हैं। देन कम्स द गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ एंशिएंट ग्रीक्स। सम सिटी स्टेट्स हैव डेमोक्रेटिक सिस्टम, जैसे कि एथेंस में था, और तमाम के तमाम जो सिटीजन्स थे वो मतलब गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, जमहूरियत जिसे हम बोलते हैं ना। फिर इस तरह से सब कुछ में मोनार्की थी, जिसमें इनहेरिटेंस का आ जाता है कि एक ही जो इंडिविजुअल रूलर होता है, लेकिन इनहेरिटेड पावर के बेस पे वो आता है। फिर कुछ में ओलिगार्की का सिस्टम था, जैसे स्पार्टा में था। फिर इसके बाद अदर्स हैड अ सिंगल लीडर और टायरेनी सिस्टम, यानी रूल ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव सीज्ड पावर बाय फोर्स, जिन्होंने मतलब एक किस्म की पावर को स्नैच किया होता है, छीना होता है दूसरों से, विद द हेल्प ऑफ देयर पावर और विद द हेल्प ऑफ देयर विजडम। Then comes the democracy. Athens known as the birthplace of Greek democracy. यहाँ पे फिर आ जाता है कि फादर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो कहते हैं स्लिस्थन्स को। फिर इसके बाद डेमोक्रेसी डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। यहाँ पे डेमोक्रेसी की डेफिनेशन आ रही है, डेमोस मीनिंग पीपल एंड क्रेटोस मीनिंग रूल एंड पावर। बाय अब्राहम लिंकन, जो हम लोग नॉर्मली करते हैं, इट इज़ द रूल ऑफ पीपल ऑन द पीपल एंड बाय द पीपल।
आप लोग लिख सकते हैं कहीं पे, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फॉर डेमोक्रेसी। फिर इसके बाद इसके 4 मेन पॉइंट्स आ जाते हैं कि डेमोक्रेसी में असल में होता क्या है। असल में इसके 6 मेन पॉइंट्स हैं, अगर मैं आपको बहुत ही ब्रीफली बताऊँ। दीज आर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द सिटीजन्स, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच में फिर दो तरह की आती हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ मीडिया जो कि मॉडर्न डे की है, और एक फ्रीडम ऑफ स्पीच फॉर द पब्लिक। देन कम्स इकोनॉमी। इकोनॉमी इनकी जो है वो 80% पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी, और इनकी इकोनॉमी मेनली बेस भी एग्रीकल्चर पे ही करती थी। ये लोग गंदम, जौ, ऑलिव्स, जैतून जिसे हम बोलते हैं, अंगूर और कुछ दूसरे जो फलदार दरख्त हैं और सब्जियां हैं वो उगाते थे, और कुछ जो कैटल था लाइक शीप, गोट और कुछ अदर कैटल्स लाइक काउस एंड बफलोस, या उनको मतलब उनकी एनिमल रेयरिंग भी करते थे। हेयर आर सम पिक्चर्स जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऑलिव्स का, इनके इरिगेशन सिस्टम की डिपिक्शन है जस्ट एक ये, और ये कुछ इनके इरिगेशन सिस्टम की, जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स का कैटल नज़र आएगा। Then comes the trading. Another major source of economy for the ancient Greeks was trade. Trade through the sea among different cities. कि अगर वो आपस में सिटी स्टेट्स जो हैं वो ट्रेड करती थी तो वो विद द हेल्प ऑफ सी होती थी, या फिर इसमें आप कह सकते हैं कि जो माउंटेन्स के ज़रिए अगर होती थी तो वो पैदल भी हो सकती थी, और वो कुछ और इनके पास कोई घोड़े या इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। देन कम्स द ट्रेडेड गुड्स के किस चीज़ की ट्रेड ज़्यादा करते थे, तो इसमें इनकी जो पोट्री है, फिर इनकी वाइन्स हैं, ऑलिव्स हैं, और इनका मार्बल, इस चीज़ की ये ट्रेड करते थे। देन कम्स कि इनके गॉड्स और गॉडेसेस कौन कौन सी थी, तो इसमें मेनली आप लोग जस्ट नेम्स लिख दें कि जियस था, फिर इनकी एक गॉडेस थी हेरा जो कि जियस की वाइफ थी, फिर इनका एक बेटा था जियस और हेरा का, एरिस जिसे हम बोलते हैं। देन कम्स अपोलो, ये सन ऑफ गॉड कंसिडर किया जाता है। फिर इसके बाद हेड्स था, हेफेस्टस था, फिर इसी तरह से पोसीडन था, और डिफरेंट इनके और गॉड्स थे जिसमें हर्मीज और डिफरेंट लिखे हुए, एफ्रोडाइट है यहाँ पे, हेशिया है, एथीना इनकी गॉडेस है, डेमिटर है, आर्टेमिस है। तो ये एंशियंट ग्रीक्स के बहुत सारे गॉड्स थे। नेमली हम लोग इन्हें कह सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट 12 थे, बट मोर देन दैट इन सम टाइम्स और सम एराज। फिर इसके बाद अगर हम एंशियंट ग्रीक्स का लाइफस्टाइल देखते हैं तो इसमें फैमिली में क्या था कि सन्स वर प्रेफर्ड ओवर डॉटर्स, एंड बेबीज इन वेल्दी फैमिलीज वर ब्रेस्टफेड बाय हाउस होल्ड स्लेव्स, और जो अथॉरिटी होती थी वो हमेशा मेल के पास होती थी, मतलब यहाँ पे पैट्रियार्की सिस्टम था, यहाँ पे मैन वॉज मच डोमिनेंट पार्टनर इन मैरिज एंड इन अदर अफेयर्स ऑल्सो। अगर इनकी क्लोथिंग की बात की जाए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह के इन्होंने कपड़े पहने हुए हैं। तो मैन वॉर ट्यूनिक्स ओवर विच अ लार्ज पीस ऑफ क्लोथ कुड बी ड्रेप्ड, यानी वो ट्यूनिक्स पहनते थे जिसके ऊपर से एक बहुत ही लार्ज सा पीस ऑफ क्लॉथ जो है वो उसको ड्रेप किया होता था, या जिसे हम कह सकते हैं कि उससे ओवरऑल किया होता था। और जो वोमेन थी दे वोर लॉन्ग ट्यूनिक्स दैट फॉल टू देयर एंकल्स, यानी वो लॉन्ग ट्यूनिक्स ही पहनती थी जिनकी एक्सटेंशन काफ़ी लेंथी होती थी। फिर उसके बाद अगर हम लोग होम्स इन द एंशिएंट ग्रीक्स की बात करें तो उनके घर काफ़ी बड़े होते थे, और उनमें सहन भी होते थे, और रूम्स होते थे काफ़ी ज़्यादा, और 2 स्टोरी हाउसेस होते थे जिसमें वॉशरूम्स और टॉयलेट की सहूलत भी मौजूद होती थी। इसके साथ साथ जो इनकी वॉल्स थी वो वुड की बनी होती थी या फिर मड ब्रिक्स की बनी होती थी, और कुछ अंदर रोशनदान या छोटी छोटी विंडोज़ भी रखी जाती थी, मतलब वेंटिलेशन का इंतज़ाम भी था। Then comes the ancient Greek great contribution to the world. यहाँ पे इन्होंने जी ओलंपिक गेम्स का आगाज़ किया था, डेमोक्रेसी का आगाज़ किया था, फिर इस तरह से हाइपोक्रेटिक ओथ है, हाइपोक्रेट इनका सबसे बड़ा जो डॉक्टर था फ्रॉम द ग्रीक्स, उसका नाम हाइपोक्रेट था, तो उसकी जो एक मॉरल कोड था मेडिकल एथिक्स के लिए, तो वो अब भी कई साल तक जो है वो उसकी ओथ जो है वो चलती रही, उसका नाम है हाइपोक्रेटिक ओथ। फिर इस तरह से इनका जो थेट्रिकल ड्रामा है, ड्रामा का आगाज़ भी ग्रीक्स ने किया था जिसमें एक्टिंग थी, कॉमेडी थी, और शुरू में ड्रामा में आवाज़ नहीं होती थी, जस्ट एक्टिंग होती थी, एक्टर्स होते थे और डिफरेंट उनके चेहरे होते थे फॉर द इमोशंस और फॉर द
मतलब उनके जो काम होते थे उसके हिसाब से। फिर इन्होंने फ़िलॉसफी में बहुत अहम किरदार अदा किया, जिसमें अरिस्टोटल, सुकरात, जिसे हम सोक्रेट्स को भी कहते हैं, प्लेटो है, इस तरह डिफरेंट इनके जो हैं वो फ़िलोसोफर्स रहे हैं जो कि जिन्हें हम आज भी जानते हैं। फिर इस तरह से इनके लिटरेरी क्लासिक्स में बहुत काम है, जिसमें इनका इलियड एंड ओडिसी मिथ्स हैं, फेबल्स आ जाती हैं, इनकी डिफरेंट लोक कहानियाँ आ जाती हैं, इनकी पोइट्री आ जाती है। यहाँ पे आप इनकी ओलंपिक गेम्स का एक मंजर देख सकते हैं, कुछ इस टाइप की होती थी जो कि हर 4 साल के बाद होती थी और हर सिटी स्टेट से नुमाइंदे जाके वहाँ पे पार्टिसिपेट करते थे। फिर थिएट्रिकल ड्रामा यहाँ पे ऐसे होता था जैसे आजकल हमारे जस्ट लाइक स्टेडियम्स बने होते हैं ना, तो उसमें जिस तरह एक सिटिंग अरेंजमेंट होता है, कुछ इस तरह का इनका थिएटर होता था, थिएटर अरीनाज होते थे बेसिकली। एंड कम्स देयर मेडिसिन। मेडिसिन में क्या था कि ये फर्स्ट सिविलाइजेशन थी जिन्होंने मेडिसिन को स्टडी किया। उनका फेमस डॉक्टर, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि हाइपोक्रेट्स था, और उसने बताया कि बहुत जो डिजीज़ है इसमें इसका जो कॉज है वो नेचुरल होता है रादर देन द सुपर नेचुरल कॉज। सुपर नेचुरल कॉज में आ जाती हैं जी बुराई, अच्छाई, और जो स्पिरिचुअल और सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं ना, जिन भूत वगैरह, वो आ जाती हैं। इसने बताया कि इन चीज़ों का रोल नहीं है पॉजिटिव इन द अकरेंस ऑफ अ डिजीज़, रादर यहाँ पे नेचुरल कॉजेज होते हैं, जस्ट लाइक जर्म्स और बैक्टीरिया। उस टाइम पे पता नहीं था, लेकिन उसने ये बताया था कि ये सुपर नेचुरल नहीं, नेचुरल वजह से डिजीज़ होती हैं। ग्रीक्स ने एनिमल्स डाइसेक्शन में बहुत ज़्यादा काम किया, एनाटॉमी पे मतलब इनका बहुत ज़्यादा काम है। फिर इस तरह से हाइपोक्रेट की जो ओथ है, द ऑप्टिक नर्व एंड रिकॉग्नाइज ब्रेन एज द लोकस ऑफ थॉट्स, मतलब उनको ये पता लग गया था उनकी रिसर्च के बाद, इतना उन्होंने डिराइव कर लिया था, हाइपोथेसाइज कर लिया था कि जो असल जो मरकज़ है सोचों का वो दिमाग है, और उन्होंने ऑप्टिक नर्व को भी लोकेट कर लिया था। ऑप्टिक नर्व होती है जो कि असल में आँख के मुतल्लिक होती है। यहाँ पे आप लोग हाइपोक्रेट का इमेज देख सकते हैं, और यहाँ पे ग्रीक डॉक्टर की पिक्चर डिपिक्शन है, तो ये भी आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से इलाज करते थे। हाइपोक्रेट असल में इसे फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। एस्ट्रोनॉमी इन द ग्रीक्स में अगर हम देखते हैं तो उन्होंने मूवमेंट ऑफ स्टार्स और प्लैनेट्स को भी बहुत ज़्यादा स्टडी किया, और उस पर इन्होंने बहुत ज़्यादा एक तहकीक की बाय यूजिंग मैथमेटिकल स्किल्स। दे यूज्ड स्टार्स एज जजेंटिक क्लॉक्स टू मेजर द चेंज इन सीजन्स, के सीजन्स में चेंजिंग जैसे आती है कि गर्मी कब आएगी, सर्दी कब आएगी, बहार, खिज़ां कब आएगी, कौन स्टार्स की मूवमेंट के हिसाब से ये लोग सीज़न का अंदाज़ा लगाते थे। फिर इसके बाद इन्होंने थ्योरी ऑफ प्लेनेटरी मोशन भी दी, ये भी ग्रीक साइंटिस्ट का ही कमाल है। देन कम्स द कंट्रीब्यूशन इन मैथमेटिक्स, जिसमें ग्रीक मैथमेटिशियन है थेल्स। इसने ज्योमेट्री को स्टडी किया एंड डिस्कवर्ड थ्योरीज अबाउट एंगल्स, ट्राइंगल्स, लाइंस एंड सर्कल, मतलब इन चीज़ों को इन्होंने स्टडी किया और उसके बारे में थ्योरीज दी। फिर इस तरह यूक्लिडियन ज्योमेट्री आ जाती है, जिसमें सब्जेक्ट ऑफ ज्योमेट्री लाइक एलिमेंट्स का इन्होंने जो है वो डिपिक्शन दिया था। फिर इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस आ जाता है, जिससे साइड्स ऑफ ट्राइंगल को मेजर करने का इन्होंने फॉर्मूला दिया। यहाँ पे ये पाइथागोरस थ्योरम की एक डिपिक्शन है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एटीट्यूड, हाइपोटेन्यूज और बेस को किस तरह से फाइंड किया जाता है। Then comes the art and architecture of ancient Greeks. इसमें their architecture is known for its grace and simplicity. अब यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं कि कितना सिंपल है, लेकिन फिर भी बहुत ही ग्रेसफुल सा ये एक आर्किटेक्चरल पीस है, एक मॉन्यूमेंट है। असल में पार्थिनन की एक पिक्चर है जो कि इनका बहुत ही फेमस टेम्पल है, और ये उनकी एक गॉडेस एथीना, उसको डेडिकेट किया गया। Then comes some information about Alexander the Great. तो he was born in Macedonia and died in Babylon. यहाँ पे आप उसकी डेट ऑफ बर्थ चेक कर सकते हैं। And he was best known for conquering much of Asia and Europe. और he was a military commander and king of ancient Greece. रोल ऑफ एलेक्जेंडर इन द ग्लोरी ऑफ एंशिएंट ग्रीक सिविलाइजेशन, तो यहाँ पे आता है कि जी इसने एक बहुत ही वास्ट एम्पायर जो है वो क्रिएट की थी, फ्रॉम मैकेडोनिया टू इजिप्ट एंड ग्रीस टू द पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब इतना बड़ा एक जो टेरिटरी है वो इसके अंडर था, और इसने एक बहुत ही बड़ी ग्लोबलाइज्ड एम्पायर क्रिएट की थी, जो कि उस टाइम का एक
बहुत ही नया फर्स्ट कॉन्सेप्ट था। एंड ही स्प्रेड ग्रीक कल्चर थ्रू आउट द पर्शियन एम्पायर इंक्लूडिंग एशिया एंड अफ्रीका। उसने ग्रीक कल्चर को जो है वो बहुत ही दूर दराज इलाकों तक पहुंचाया था और उसकी वजह से कल्चर की मेल्डिंग हुई और डिफरेंट जो हैं वो क्रॉस कल्चर्स जो हैं वो सामने आए। इनफरादियत होती है उसको बरकरार रखते हुए वहाँ के कल्चर्स को कंटिन्यू करने की और उन्हें अपने तौर पे फ्लरिश करने की भी परमिशन दे दी और उन्हें ख़त्म नहीं किया। यहाँ पे ये अलेक्जेंडर की पिक्चर शो की गई है विच इज़ एक्चुअली डिपिक्शन कि आप लोग इसमें देख सकते हैं कि वो अपनी किसी जंगी मुहिम की उसकी एक पिक्चर जो है वो इमेज बनाया गया। देन कम्स द डिक्लाइन ऑफ दिस एम्पायर, जो कि इस सिविलाइजेशन का डिक्लाइन किस तरह से होता है। ये एक कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन था अमंग डिफरेंट सिटी स्टेट्स ऑफ ग्रीक, जिसमें फिर उनके दरमियान में काफ़ी ज़्यादा तज़ादात आ गए और लड़ाइयाँ शुरू हो गई, डिफरेंट वॉर्स हुई और उनकी जो एक सेंस ऑफ कम्युनिटी थी, जो एक यूनिटी थी, वो उनकी ख़त्म हो गई इन द ग्रीस। एंड आखिर में क्या हुआ कि रोम ने जो एंशियंट ग्रीक है उसे ग्रीस को फ़तह कर लिया 146 BC में और यहाँ पे जो एंशियंट ग्रीक सिविलाइजेशन है उसका इख्तिताम होता है। सो आई होप आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। एंड मोर ओवर, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड subscribe to my channel. Thank you for watching.